हर संकट में आपके लिए कुछ न कुछ मौके होते हैं सीखने और समझने के, और साथ ही कुछ न कुछ बेहतरीन निवेश करने के भी। जी हाँ, 2020 के संकट में हमने बहुत कुछ सीखा और कुछ नए तरीके समझे कि किस तरह से बदले हुए मूड माहौल में आप निवेश करना शुरू करें। और इस बार 2020 के संकट में एक और ख़ास बात हुई। वो लोग जिन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट को गंभीरता से नहीं लिया, जिन्होंने कभी शेयर बाजार में कदम नहीं रखा, वो भी कूद पड़े। और क्यों ना हो ऐसा, क्योंकि जब वर्क फ्रॉम होम हो या फिर आपका आना जाना बंद हो, तो फिर एक ऐसा काम जो आप आराम से घर बैठे कर सकते हैं, वो था इन्वेस्ट करना। और इस बार काफ़ी ऐसे नए इन्वेस्टर्स, काफ़ी फीमेल इन्वेस्टर्स और काफ़ी जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 2020 के साल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से निवेश भी किया, पैसा भी कमाया। तो आज हम इसी पर करने जा रहे हैं फोकस। बीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और जी बिजनेस मिलकर लाए हैं आपके लिए इक्विटी गुरुकुल का सीज़न 2। और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रही है, जो 30 साल से ज़्यादा का अनुभव रखती हैं स्टॉक मार्केट का। जी हाँ, रखती हैं। जी हाँ, एक ऐसी एक्सपर्ट जो आज विशेष तौर से महिलाओं को आज प्रोत्साहित करेगी और गाइड करेगी कि उन्हें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और वो खुद बड़े अवार्ड जीत चुकी हैं और यूनाइटेड नेशन से उन्हें विमेन एम्पावरमेंट का अवार्ड भी मिला है। तो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं अमीषा वोरा जी, जो जॉइंट एमडी हैं प्रभुदास लेदर से। अमीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे भी बहुत खुशी है आपके ये प्रोग्राम में आने की और आपके ये इनिशिएटिव की भी, जिससे मुझे लगता है बहुत ही नए इन्वेस्टर्स जो मार्केट में एंटर हो रहे हैं उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। बिल्कुल। तो आपके 30 सालों का जो अनुभव है, उसे मैं कोशिश करूंगा कि अगले 30 मिनट में कैसे समेट पाऊँ। ये मेरे लिए चैलेंज है, क्योंकि जो गहरी रिसर्च आप करती हैं, जो गहरी पकड़ आपकी है बाज़ार पर, दोनों ही तरीके से होना चाहिए कि आपकी बाज़ार पर भी पकड़ हो और रिसर्च भी मजबूत हो। लेकिन सबसे पहली शुरुआत यहीं से करते हैं कि ऐसा साल कभी देखा नहीं, सुना नहीं, और शायद कभी आगे भी ना हो। लेकिन सबसे बड़े इन्वेस्टिंग लेसन्स आप 2020 के हिसाब से आपके अपने लिए क्या देखती हैं, कि आपने 2020 में ऐसा नया क्या सीखा? 2020 में जो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन हमारी आई, वर्ल्ड ओवर फर्स्ट टाइम हम सब ने देखा कुछ वर्ल्ड ही जैसे बंद हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स मार्केट्स ने बहुत सीवियरली शॉर्टेस्ट टाइम में करेक्ट किया। राइट। हमने पास्ट में भी देखा है कि सभी सेंट्रल बैंक मार्केट्स को, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए स्टेप्स लेती है, बट फिर भी हम, आप और सभी इन्वेस्टर्स कभी ना कभी वो हिम्मत हार जाते हैं। तो हमने देख लिया एक लोएस्ट लेवल ऑफ निफ्टी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट फेड वाज कंटिन्यूअसली गिविंग कॉन्फिडेंस ऑफ पैसा भी प्रिंट करेगी, बॉन्ड भी ले लेगी, जंग बॉन्ड भी ले लेगी, बट फिर भी हम डरते रहे। राइट। तो ये सीखने की बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट्स, विच मीन्स रियल इकोनॉमी एज वेल एज मार्केट इकोनॉमी, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड एज वेल एज ऑल द सेंट्रल बैंक्स। वो स्टेप्स लेगी ही, और हमें इसलिए थोड़ा धैर्य रख के हमारा पोर्टफोलियो संभाल रखना चाहिए। पैनिक में जिसने बेच दिया उसने इतना बड़ा पछतावा कभी नहीं किया होगा। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा लेसन ये मिला कि पेशेंस रखिए। आज है ना, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि ये हमारा इक्विटी गुरुकुल का सीज़न 2 है, जो हम बीएससी के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के साथ कर रहे हैं। पहले सीज़न में भी हमने काफ़ी बाज़ार के दिग्गजों को बुलाया। पहले और दूसरे सीज़न में मिलाकर आप हमारी पहली महिला एक्सपर्ट हैं। और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था, पिछले सीजन में भी समाऊ हो नहीं पाया। मैंने कहा अमीषा जी से बुलाकर, और आज हम खास तौर से ना आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं महिलाओं के बारे में, क्योंकि जनरली ये होता है ना, उन्हें लगता है कि ये हमारा काम नहीं है, न तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, न इन्वेस्टमेंट देखना। उसके लिए हस्बैंड हैं, भाई है, पिताजी हैं। राइट। सो ये बताएं कि महिलाओं के लिए भी इन्वेस्टमेंट समझना, इन्वेस्टमेंट करना और उसके एक स्टेप आगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है। वैसे आपको देखते तो लगता है कितना आसान है, लेकिन क्या वाकई उनके लिए आसान भी है क्या? देखिए, ये इसलिए भी ज़रूरी है, दो सेगमेंट में अभी महिलाएं हैं। जैसे कि जो खुद कमा रही है, उनका खुद का एक सेविंग्स है, बट वो सेविंग्स को वो वेल्थ कैसे बनाने का, वो तो आर्ट उसको सीखना ही है। क्योंकि जो महिलाएं काम करती है वो लाइक मेन, एक रिटायरमेंट एज आएगा, उनकी थ्रू आउट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उनको वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंजॉय करना है और खुद के सेविंग्स को वेल्थ में कन्वर्ट करना है। तो ये स्किल सीखने में
थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और जो दूसरी सेगमेंट ऑफ महिलाएं हैं जो शायद खुद नहीं कमाती है बट जिनके हस्बैंड्स बहुत अच्छा कमाते हैं, अगर वो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करे, क्योंकि एजुकेशन एंड लिटरेसी लेवल इन इंडिया इज वेरी हाई, इट्स जस्ट द क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी जो उनको बढ़ानी है, जिनकी वजह से वो अपने हस्बैंड की सेविंग्स को वंस अगेन वेल्थ की तरफ लेके जा सकती है। एंड एज आई ऑलवेज बिलीव कि विमेन आर द बेस्ट फाइनेंशियल पीपल, बेस्ट फाइनेंशियल कंट्रोलर, क्योंकि हमें वो जन्म जाति डीएनए में है। हाँ, डीएनए में है। हाँ। तो अगर ये स्किल थोड़ा वो अडॉप्ट करेगी, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करेगी, तो आई एम वेरी श्योर दे कैन डू वेरी वेल, क्योंकि वो अनड्यू रिस्क नहीं लेती और रिस्क रिटर्न पे उसका फोकस रहता है हमेशा। करेक्ट। अच्छा, एक चीज आपने इंटरेस्टिंग की, आमतौर पर जो महिलाएं खुद कमा रही हैं या खुद जॉब प्रोफेशन में है, उन्हें तो फिर भी फिक्र रहती है कि मैं कमा रही हूँ तो मेरे पैसे बचाऊं। लेकिन आपने दूसरी बात की कि जो महिलाएं उनके फैमिली मेम्बर्स, हस्बैंड, पेरेंट्स जो कमा रहे हैं, उन्हें भी करना चाहिए। और आमतौर पर जिनके पेरेंट्स या जिनके हस्बैंड बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो तो अपने प्रोफेशन में बिजी रहते होंगे ज़रूरत से ज़्यादा, तभी अच्छा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो क्या एक रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, फाइनेंशियल मैटर्स हैंडल करने के लिहाज से महिलाएं कर सकती क्या, स्पेशली अपने उन बेटर हाफ के लिए जो ज़्यादा बिजी हैं, और यदि हाँ तो कैसे? देखिए, दो चीज़ है। एक तो जो वंस अगेन हम दो सेगमेंट देखेंगे कि जिनका वर्किंग वुमेन है, इनका एक मंथली फ्लो है, तो उनको एक पर्टिकुलर गोल बेस्ड प्लानिंग करना पड़ेगा, जिसमें टू स्टार्ट विथ वो गोल्ड, डेट एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रास्ते से चालू कर सकती है। राइट। बट द मोमेंट उनको लगे कि सेविंग्स इतना है कि वो पीएमएस में जा सकती है, तो पीएमएस में क्या उनका इंटरेक्शन बढ़ते जाएगा, क्यों ये स्टॉक, व्हाई नॉट दिस, आपने वो क्यों नहीं लिया, ये क्यों लेना है, उनसे उनका लर्निंग बहुत बढ़ेगा, एक बहुत ही नॉलेजेबल लोगों के साथ। और उससे एक स्टेप ज़्यादा वो रहेगा थोड़ा सा पढ़ाई, थोड़ा सा स्टडी। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हम शेयर नहीं बाय करें, हम एक कंपनी जिसका धंधा है उसका हिस्सा बाय कर रहे हैं। तो क्या धंधा है, क्यों अच्छा है, क्या कंपटीशन है, क्या ग्रोथ आएगा, वो जो एक ट्यून करना है अपने सवालों को। एक ही बार उनको वो कड़ी चाहिए कि क्या 5 सवाल पूछने की जरूरत है। हम क्या देखते हैं, खाली प्राइस देखना, क्या है प्राइस के पीछे का बिजनेस। करेक्ट। बस वो उतना थोड़ा उनको नजरिया चेंज करना है। बट पर्टिकुलरली जो दूसरी विमेन है जिनके हस्बैंड बहुत अच्छा करते हैं, टू स्टार्ट विथ उनको भी थोड़ा तो रीडिंग करना है। बट आई एम श्योर उनके हस्बैंड्स ने कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में, पीएमएस में, या तो फाइनेंशियल एडवाइजर रख के अगर इन्वेस्ट किया है, वो सब मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करें। दैट इज द फर्स्ट वे ऑफ इंटरेक्शन, जिससे इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आगे वो पढ़ सकेगी। और ये सिर्फ महिलाओं की तरफ से नहीं होना चाहिए कि वो इनिशिएट करे कि मुझे भी बताओ, हाँ, मैं भी आपका फाइनेंस हैंडल करना चाहती हूँ, इन्वेस्टमेंट हैंडल करना चाहती हूँ। पुरुषों की तरफ से भी होना चाहिए, भाई आपका काम कम हो रहा है, काम कम हो रहा है। एग्जैक्टली। एंड ये तो महिलाओं ने प्रूव कर ही दिया है। जैसे कि मैं, आपको भी पता है, आप खुद थे एनएम कॉलेज में एक प्रोग्राम में, बिल्कुल, जो फर्स्ट आई थी, टॉप 3 फ्रॉम 11 टू सीए फाइनल सब लड़कियां आई थी। सबसे बड़ा कंपटीशन हमारा उन्हीं के साथ में है एक्चुअली, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन तो उनको वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। एट द सेम टाइम महिलाओं को भी वो सीरियसनेस बतानी है, बिकॉज ये मार्केट में इन्वेस्ट करना या सेविंग्स टू वेल्थ क्रिएट करना, हम सब जो मार्केट में है वो भी बहुत बार मिस कर जाते हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज मोर अबाउट द इमोशनल डिसिप्लिन देन द डेटा एंड फैक्ट्स। तो डेटा एंड फैक्ट्स तो सीखना ही है, पर थोड़ा डिसिप्लिन भी लाना है। एब्सोल्युटली। और इस बार लॉकडाउन वाले पीरियड में ये बहुत कुछ हुआ, क्योंकि लोग घर पर थे, बंद थे। अच्छा, आप मूवीज़ भी कितनी देख लेंगे, है ना, कॉमेडी शोज भी कितने देख लेंगे। अल्टीमेटली काफ़ी लोग जो समझदार थे बिजनेस चैनल्स की तरफ जुड़े भी, और उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया। टचवुड, मतलब सबसे बढ़िया बात ये भी होगी कि मार्केट्स ने भी साथ दिया, सही लेवल पर एंट्री हो गई। तो आपने ना 2 पॉइंट में से एक पॉइंट तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि जब गिरा मार्केट 2020 में, तो आपको पेशेंस रखना है, सावधानी रखनी है, डरना नहीं है। लेकिन जो बढ़ा वो भी शायद उतना ही अनएक्सपेक्टेड था, करेक्ट, कि इतना तेजी से बढ़ जाएगा। स्पीड ऑफ तेजी डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड थी। और ये स्पीड, इफ यू आस्क मी, ऑफ द रिकवरी भी इंडिया में इज माइंड ब्लोइंग। क्योंकि इंडिया ने सबसे लीस्ट एक्स्ट्रा पैसा प्रिंट किया, या तो सबसे लीस्ट कंपैरेटिवली टू द साइज ऑफ अवर पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, हमने
लिमिटेड फिजिकल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल किया। Absolutely. और डिस्पाइट दैट जो हमारी रिकवरी है, थैंक्स टू अवर वेरी गुड एग्री इकोनॉमी टू स्टार्ट विथ इन द मानसून, हमारी रिकवरी बहुत ही अच्छी है। एंड जो थोड़े ग्लोबल फैक्टर्स हो गए हैं कि भाई चाइना टू इंडिया फैक्टर, थोड़े इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, उसने भी बहुत अच्छा फिलिप दिया है। बट येस, द स्पीड ऑफ रिकवरी हैज सरप्राइज्ड आई थिंक मोस्ट ऑन द स्ट्रीट पॉजिटिवली। हाँ, ये लिमिट में चलने की आदत है ना महिलाओं की कि भाई कंट्रोल करके। फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता ही है, निर्मला जी हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा नोट छापे नहीं कि बहुत- हाथ से निकल जाए हाँ। मामला। बहुत कंट्रोल में बहुत करके control में संभाला है, किया। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक बात जो मैं जानना चाहता हूँ, स्पेशली जिन लोगों ने शुरुआत की है 2020 में पैसा लगाने की, मैं बाद में उन लोगों पर भी आऊँगा जो पहले से पैसा लगा रहे हैं, उनके लिए क्या लेसन है। जिन लोगों ने शुरुआत की अभी तक उन्होंने सिर्फ हरियाली देखी है, सही है। करेक्ट, हमेशा ऊपर, आज लोग कल ऊपर ही दिखेगा, वो वाली कॉन्फिडेंस कह लो, ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, सबके मन में है। उनको क्या सीखना है जो अब नहीं सीखा, वो आगे 2021 में क्या सीखेंगे वो बताइए। देखिए, मार्केट का एक बड़ा सा व्यू ये लग रहा है कि हम रिकॉर्ड फिस्कल स्टिमुलस पे बैठे हुए हैं, विच इज़ 8 ट्रिलियन, जो लास्ट टाइम भी क्राइसिस में नहीं हुआ था, और जो भी हुआ था 2.5 ट्रिलियन वो 18 महीने में हुआ था, ये बार 2 महीने में कर दिया। करेक्ट। तो ये जो हमें कंटिन्यूस अपसाइड ऑल एसेट क्लास, ये तो कमोडिटी में भी चल रहा है, जैसे कि स्टील एल्यूमिनियम हो गया, बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स में चल रहा है, अपने मार्केट्स में चल रहा है, एंड ग्लोबल सभी मार्केट्स में ये चल रहा है, बिटकॉइंस में चल रहा है। तो ये लिक्विडिटी अपना रास्ता कहीं ना कहीं ले रही है। पर लिक्विडिटी कहीं पर इन्फ्लेशन में जाके अटकेगी और इकोनॉमी रिकवरी हो जाएगी, तो सेंट्रल बैंकों को ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो ग्रेजुअली वाइंड डाउन करना पड़ेगा। राइट। तो वो कभी ना कभी 21 में होगा। जो अभी हम रिस्क ऑन मोड में है, कहीं पर हम रिस्क ऑफ मोड में जाएंगे। तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मेल या फीमेल मार्केट में आए हैं, उनको स्टॉप लॉस इज अ मस्ट, वो ध्यान में रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो मार्केट लास्ट 3 महीने में यूं मूवमेंट दिखाया, वो ये 12 महीना ये मूवमेंट दिखा सकता है, कभी नहीं हो सकता। हमें पता है इट विल बी, चलो यहाँ जनवरी चालू हुआ तो ये होके वापस कहीं पर जा सकता है। हाँ, दैट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी। तो ट्रेडिंग वालों को स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। जो इन्वेस्टमेंट में है, उनको थोड़ा सेक्टोरियल रीबैलेंस करना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़रूरत होगा। एंड अगर उसी की हम बात किए जाए तो 2-3 सेक्टर मुझे लगते हैं कि जो उभर के ओवर नेक्स्ट नॉट 1 ईयर बट 3 to 5 years भी आएंगे, और जो अब ये कोविड के बाद बदले हुए माहौल में जो बेहतर सेक्टर हो सकते हैं, बेहतर सेक्टर हो सकेंगे। पर उनको मार्केट में कैसे खेलना वो एक बात है, बट पहले कौन उभर के आएगा। जैसे मुझे लगता है कि लास्ट 10 साल से रियल एस्टेट प्राइसेस, पर्टिकुलरली रेसिडेंशियल रियल प्राइसेस, वर गोइंग डाउन। कुछ नहीं तो 3 से 5% सैलरी हाइक सबका हुआ है। राइट। 8 से 10 भी हुआ होगा, पर मैं बोलती हूँ एवरेज 5% इन्फ्लेशन बेस्ड प्राइस हाइक हुआ है। इंटरेस्ट रेट अपने रिकॉर्ड बॉटम लो लेवल पर है, पर्टिकुलरली फॉर रेसिडेंशियल हाउसिंग। होम लोन्स के लिए तो इससे बढ़िया टाइम ही नहीं है। और वर्क फ्रॉम होम ने हमें क्या सिखाया, एक रूम में फादर को काम करना है, यस, एक में बच्चों की स्कूल चल रही है, स्कूल भी घर में, ऑफिस भी घर में, तो घर की कीमत बहुत बढ़ गई है। मुझे पता है वैक्सीन आ गया है, बट फिर भी ये जो डिमांड वेव चालू हुआ है ना, तो वो जो डर कि अभी भी भाव नीचे जाएंगे, क्या जल्दी है, बाद में लेंगे, वो खत्म हो गया। जब वो खत्म होगा तो इतने साल की पेंटअप डिमांड रिफ्लेक्ट, कंज्यूमर्स की रियल डिमांड है, वो रियल डिमांड आ रही है, एंड ये चलती रहेगी। तो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट मुझे लगता है हैज वेरी लार्ज मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इन द इकोनॉमी ऑल्सो, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्ट करना है, आपको स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, वीनियर, क्या क्या चाहिए, और फिर तो उसको सजाना है। राइट। तो वो पूरी एक इंडस्ट्री उभर के बाहर आ जाएगी। उसको कैसे प्ले करना है वो एक अलग बात है। हमको जरूरी नहीं है डेवलपर से ही प्ले करें, हम रियल हाउसिंग फाइनेंस से भी ना प्ले करें, क्योंकि उसमें भी कंपटीशन बहुत है। हम कोई सप्लायर ऑफ मटेरियल से, होम फर्निशिंग से भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी सारा बैरियर आ चुका है फ्रॉम चाइनीज इम्पोर्ट्स, जो पहले इजी था। राइट। और इंटर्न उनके सप्लायर, फॉर एग्जांपल आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल ऑफ गुजरात गैस, वो सब टाइल्स कंपनी को गैस सप्लाई करता है, और यूएस ने चाइना पे
250% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया तो उनका 35% मार्केट शेयर जो यूएस मार्केट में था वो बंद हो गया। इंडिया हैज स्टार्टेड सप्लाइंग। अब मैं कौन सी टाइल कंपनी को पहुंचूं, ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? बेस्ट इज आई बाय गुजरात गैस जो सभी को गैस सप्लाई करती। सो कौन से चीज से क्यों प्ले करना है, किसका कैश फ्लोज बेटर है, वो एक अलग अपने आप का साइंस है। इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ, बिल्कुल। बट ये एक सेक्टर जो है मुझे लगता है जो पूरा रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, housing finance and all the suppliers to the real estate, I think this will continue as a big theme helping our economy and markets both. ओह वंडरफुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छा अमीषा जी, इसमें मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ। एसेट एलोकेशन के लिहाज से कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। फ़र्ज करें कि भाई आमतौर पर लोग स्टॉक मार्केट, फिक्स इनकम, गोल्ड सिल्वर और रियल एस्टेट, इन 4 एसेट्स में ब्रॉडली पैसा डालते हैं। तो अब किस तरह का एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो का होना चाहिए? देखिए अभी जो लेवल पर अपने मार्केट्स हैं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का शायद 80% इक्विटी में है, जो कोर इन्वेस्टर्स हैं। नए नए तो धीरे धीरे आना, क्योंकि उनका रियल एस्टेट ज़्यादा होगा, करेक्ट, नए आ रहे हैं मार्केट्स में, तो पर जो कोर इन्वेस्टर का 70-80% शायद इक्विटी में हो गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज मार्केट्स हैव डन सो वेल टू, उनको थोड़ा ग्रेजुअली रिड्यूस करके आना चाहिए फिक्स्ड इनकम में, ओके, टू जस्ट प्रोटेक्ट द कैपिटल अ बिट इन द करंट ईयर। रियल एस्टेट पे मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि प्राइस राइज बहुत आ जाएगा, जिसको रीट्स की वजह से अगर फिक्स्ड इनकम सब्स्टिट्यूट चाहिए तो वो ले सकते हैं। विद इन इक्विटी, इफ वन वांट्स टू कंस्ट्रक्ट द पोर्टफोलियो, आई वुड से दैट 40-40-20 कैन बी अ गुड बैलेंस बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ओके, 40% लार्ज कैप, 20% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप। हाँ, कुड बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर देम, बिकॉज ये रैली जो है वो बहुत ब्रॉड बेस रहेगी। और वो ब्रॉड बेस रैली का एडवांटेज मतलब निफ्टी शायद कैप हो जाए या तो रेंज बाउंड रहे, बट ब्रॉड बेस सम गुड स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। अगर आपको उसका एडवांटेज लेना है ऑन अ स्लाइटली रेंज बाउंड निफ्टी फॉर अ फुल ईयर बेसिस, तो आपको लार्ज मिड कैप, स्मॉल कैप को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। और गोल्ड पर क्या व्यू है? क्या गोल्ड रखना चाहिए इस वक्त, या अब गोल्ड रखने की जरूरत नहीं? हमारा एज अ हाउस व्यू है कि शायद ये साल सिल्वर विल डू मच बेटर देन गोल्ड। अगर प्रीशियस मेटल्स में जाना है तो आई वुड से दैट गोल्ड तो रखना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटीज काफ़ी है ही सरप्लस, बट थोड़ा सिल्वर से भी उसको प्रीशियस मेटल का पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। अच्छा, 2020 में बहुत डर भी लगा लोगों को, और जाहिर सी बात है कि काफ़ी लोग नए आए भी, लेकिन काफ़ी लोग इंतज़ार में भी हैं कि बस मिस होगी। और हर वक्त हर लेवल पे ये लगता भी है लोगों के थोड़ा अब गिरेगा, वापस गिरेगा, नीचे आएगा, क्योंकि कोविड का डर तो निकला नहीं था। ये तो अब है कि वैक्सीन और सब कुछ आपके सामने है। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए क्या राय, चाहे वो नए इन्वेस्टर हों चाहे पुराने इन्वेस्टर जिन्हें पैसा डालना था मिस हो गया, अब वो क्या करें? अभी से डालना शुरू करें, इंतज़ार करें, कैसे करना चाहिए? इनको अभी अपना इन्वेस्टमेंट स्टेगर करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में करना पड़ेगा। एक एंट्री लेने से क्या हो जाएगा कि सपोज उनका जो भी इन्वेस्टेबल सरप्लस है 15 से 20% डालें, ओके, थोड़ा पेशेंस रखें। Nobody has been right in the market and timing the market, but ये जो लेवल और जो फ्लो से पैसा आ रहा है ये कंटिन्यूस नहीं आएगा, कहीं ना कहीं एक करेक्शन का मौका मार्केट देगा, तब जाके उनको फुल फ्लेजेड जाना है। बट फिर भी ये 14,200 का करेक्शन कोई 10,000 तो होने का डिफिकल्ट लग रहा है अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं। तो शायद हमें 12,500 13,500 भी मिले, तो वैसे उनको स्टेगर करता जाना है। अपना इन्वेस्टमेंट्स 13,500 में भी थोड़ा वापस डालें, और कहीं पर कोई इवेंट हो गया ग्लोबली, डोमेस्टिकली और पैनिक हो गया तो वापस स्टेगर करके वापस डालना है। एंड ग्रेजुअली ये विजन उनको इंडिया के ऊपर रखना है 3 से 5 साल का। अच्छा। क्योंकि हमारा इकोनॉमी का साइकिल डेफिनेटली चेंज हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि करेक्शन आएगा तो ग्लोबल रीजन से आएगा, और खरीदना है तो इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक खरीदना। यस, ये दोनों कॉम्बिनेशन बनाना है। यस, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक और बात जो है कि जैसा आपने कहा भी कि थोड़ी रिसर्च करें, थोड़ा सवाल पूछें अपने आप को और उसके बाद इन्वेस्ट करें। स्पेशली मैं
यंग स्टूडेंट्स जो हैं या जिन लोगों ने अपने करियर की शुरुआत की है अभी अभी, पैसे आने लगे हैं और अचानक से ना वो पॉकेट मनी से जब सैलरी आती है तो बहुत सारे लगते हैं, वैसे कि बहुत सारे हैं। तो अब आपके पास दो ही तरीके, या तो खर्च करना शुरू कर दो कि बहुत सारे कमा रहा हूँ, या उसको अभी से सेव करना शुरू करो। तो उनके लिए आपकी क्या ओपिनियन है, जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने कमाना शुरू किया या जिनको पॉकेट मनी बहुत अच्छी मिलती है और उसमें से वो बचा लेते हैं? जो यंगस्टर्स हैं वो तो बहुत ही टेक सेवी है, सो उनको काफ़ी पता है। एंड एक दूसरा पॉइंट जो पहले सवाल से थोड़ा जुड़ा हुआ है वो है कि हर एक बिजनेस में डिसरप्शन इज द नेम ऑफ द गेम। सो आपके पोर्टफोलियो में कितने सारे सेक्टर्स हम हमेशा देखते हैं, ऑटो ओवरवेट अंडरवेट, फार्मा ओवरवेट अंडरवेट, टेक्नोलॉजी ओवरवेट अंडरवेट, बट डिसरप्टर्स को ओवरवेट कोई भी लेवल और कोई भी प्राइस से रखना चाहिए। वो एक खास ज़रूरी मैसेज है। अच्छा, मतलब जो जमाए जमाए प्लेयर और कंपनियां हैं, उनका गेम बिगाड़ने वाली जो कंपनियां नई नई आ रही है, यस, उनमें पैसा लगाना चाहिए। उनमें पैसा उनमें लगाना। बनेगा तो बड़ा बनेगा। हाँ, बनेगा। मतलब काफ़ी सारी जो लिस्टेड प्लेस हैं वो तो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस मॉडल एस्टैब्लिश कर चुकी है करेक्ट। और उनकी रीच इतनी वाइडर है जो उनको, जैसे बोलते हैं ना कि लास्ट 11-12 साल में जो ई कॉमर्स अडॉप्शन नहीं हुआ वो लास्ट 11 महीने में हो गया। बट ये ट्रेंड जाने वाला नहीं है इन हरी। ये तो जैसे अपनी इंडिया का डेमोग्राफिक है तो ये डीपन ही होने वाला है क्योंकि दे आर वेरी सेवी। तो वन पॉइंट ये हो गया कि डिसरप्टर को पोर्टफोलियो में रखिए। एंड जो मिलेनियल्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उनके लिए थीम एंड बास्केट इन्वेस्टमेंट्स विल बी वेरी यूजफुल। कि आज उनको लगा कि बजट में टैक्स बढ़ाएंगे तो वो एक थीम पे प्ले कर सकते हैं, ट्रेडिंग इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एक्चुअल नीशेस एंड पॉकेट्स। बट बड़ा थीम उनको ये भी लगा, डिसरप्टर, केमिकल, फार्मा, तो वो उनको इनिशियली थोड़ा इजी रहेगा मार्केट्स को नेविगेट करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात कही है। अच्छा, कुछ नई थीम्स, नए सेक्टर्स इस हिसाब से आने चाहिए। जैसे आपने जो थीम बताई वो बड़ी कन्विंसिंग है कि घरों की ज़रूरत, होम फर्निशिंग वाले स्टॉक्स, रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन से जुड़े स्टॉक्स तो बढ़िया रहेंगे। लेकिन 2020 में जो कुछ हुआ, जो उसकी वजह से क्या कुछ और ऐसी थीम्स है जो आने वाले सालों में बढ़िया परफॉर्म कर सकती हैं? काफ़ी सारा प्राइस में रिफ्लेक्टेड है, बट एज अ थीम जो जैसे कि बहुत ही अच्छा अभी भी कर सकता है। जैसे हमें पता है कि हम आजकल सभी कुछ पहले ऑनलाइन ही देखते हैं। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग हैज बिकम द हार्ट ऑफ एवरीथिंग। कि जैसे हमने इंस्टाग्राम खोला, कोई आके हमें कुछ ना कुछ बताता है, उसके पीछे इतना एआई चालू है यूट्यूब के पीछे कि मैंने लास्ट टाइम ये देखा था तो मुझे ये दिखा। सो एफएल जैसे जो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड स्टॉक्स है या इंडिया मार्ट, मैं वही बोल रही हूँ, चल बहुत गए हैं स्टॉक, बट एज अ थीम अगर हम 10 इयर्स का व्यू लेंगे तो ये सभी का बिजनेस यहाँ से बहुत ही बड़ा होने वाला है। ई कॉमर्स, डिजिटल से जुड़े हुए बिजनेसेस विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं शो ख़त्म करूँ उससे पहले अमीषा जी, एक राय, एक सलाह लेना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, और उन लोगों के लिए भी 2020 में काफ़ी लेसन है। कुछ लोगों ने नुकसान में बुक कर लिया, वापस एंटर नहीं कर पाए, कुछ लोगों ने बने रहे लेकिन नया पैसा नहीं लगाया फॉल में, और कुछ लोग अपने डिसिप्लिन के साथ एसआईपी कर रहे हैं। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, पुराने इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? बदले हुए माहौल में क्या कुछ उनको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में कुछ बदलने की ज़रूरत है? सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में फ़र्क में तो मैंने जैसे बताया कि पहले उनको मार्केट कैप रीबैलेंस करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर, गुड क्वालिटी, मोस्ट लाइकली जिसकी भी वो इंडस्ट्री लीडर जो सेगमेंट के हैं उसी में आई वुड सजेस्ट उनको रहना चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आपने लास्ट 5 से 10 साल देखा होगा तो एनबीएफसीज वर डूइंग एक्स्ट्रॉर्डनरीली वेल। बट अभी क्या हुआ, ये कोविड में सभी प्राइवेट बैंक्स ने बहुत कैपिटल रेज कर ली, और जितना कोविड का डर था उतना बैड एसेट्स का झमेला नहीं हुआ है। करेक्ट। और लास्ट 5 साल में जब से मोदी सरकार आई, सभी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स या बैंक्स बैलेंस शीट्स को क्लीन अप से तो जाना ही पड़ा है। तो मुझे लगता है जो प्राइवेट बैंक्स है उसको पोर्टफोलियो में एक अच्छा वेटेज देने की ज़रूरत है। और जो कोर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है जिसमें स्टील यूज हो जाता है, एल्यूमिनियम यूज होता है, तो क्या स्टील एंड एल्यूमिनियम प्राइसेस आर अप 35, 40, 50%। वो सभी मैन्युफैक्चरर्स को कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आएगी। तो थोड़ा ये रिशफलिंग की पोर्टफोलियो में
वो जगह बना सकते हैं। पर आप कहो कि क्या उनको कैश पे जाना चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो। ठीक बात। करेक्शन के लिए मेंटली रेडी रहना रेडी चाहिए। रहने। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि आप काफ़ी फीमेल इन्वेस्टर्स के लिए रोल मॉडल है, एक डर से ज़्यादा झिझक कि मेरा काम नहीं है, मैं कैसे करूं, क्यों करूं, ये कैसे निकले हमारी महिला दर्शकों के मन से कि हाँ, हमें भी इन्वेस्टमेंट्स में, स्टॉक मार्केट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ये झिझक या डर, इसका निकालने का फॉर्मूला बताइए जरा। सिंपल फॉर्मूला तो ये है, झिझक या डर होती है हमें फेलियर की। तो हमें ये जानना है और समझना है कि फेल मैं भी हो सकती हूँ, फेल आप भी हो सकते हो। हाँ, समझदार लोग भी होते ही हैं। हाँ। बिल्कुल होते हैं। तो मैं क्यों फेल होके कुछ सीखूं नहीं उसमें से? Absolutely, आपको ही फेल होने का मौका हमेशा क्यों दूं? Absolutely. जब फेलियर का थोड़ा माइंडसेट बना लेंगे और उसमें से लर्निंग कि क्यों ये, क्या तो मैंने रॉन्ग स्टॉक ले लिया, या तो रॉन्ग प्राइस पे लिया, या तो रॉन्ग प्राइस पे निकल गई, क्या हुआ ये तीनों में से? वो हमेशा जो माइंड में क्वेश्चंस आते जाएंगे तो लर्निंग होगा। एब्सोल्युटली। हर एक इन्वेस्टमेंट में कुछ न कुछ सीखें। पैसा भी बना ले तो बहुत अच्छा, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर लें। अमीषा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई एम श्योर हमारे यंगस्टर्स, फीमेल ऑडियंस जो हैं, उन्हें बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा, कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि हम भी अमीषा जी की तरह एक बढ़िया इन्वेस्टर बन सकते हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट गाइड बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इक्विटी गुरुकुल में आज अपना समय देने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से महिलाओं के लिए भी निवेश में और स्टॉक मार्केट में है बेहतरीन मौके, ये बताया प्रभुदास लीलाधर की जॉइंट एमडी अमीषा वोरा ने। तो इक्विटी गुरुकुल के सीजन 2 में इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही, फिर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार। आइए अब सुन लेते हैं कि निवेशकों को निवेश करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किन से बचना चाहिए। क्या करें? सेबी या एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही सौदे करें। रजिस्ट्रेशन के लिए दिए कागजातों की फोटोकॉपी जरूर लें। ब्रोकर एजेंट को साफ साफ निर्देश देने से ना कतराएं। क्या नहीं करें? जो ब्रोकर रजिस्टर्ड नहीं हो उनके साथ सौदा ना करें। शर्तें और नियम जानने के बाद ही कागजात जमा करें। अफवाहों और टिप्स के आधार पर ट्रेडिंग ना करें।